आपने इस देश पर हुक्मरानी की है, आपने लाल किले की सियासत की है। भले लाल किला पे झंडा आज कोई अलग रंग का फहर रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप मुत्तहिद हो जाए, अपने हक के लिए जान जाए, तो वो दिन नहीं, दूर नहीं कि जब लाल किले के फसीले पर आपका झंडा फहरेगा। इस देश का झंडा कौन है? मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है? तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला ही सही, तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला ही सही, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सबसे पहले गांधी की कर्मभूमि और बतख मियां अंसारी की शहादत की भूमि को मैं सलाम करता हूं। मैं सलाम करता हूं डायस पर मौजूद भाई चंद्रशेखर आजाद के तमाम कार्यकर्तागण, स्वामी प्रसाद मौर्य के हमारे प्रत्याशी जो नौतन से चल करके आए हैं। मैं सलाम करता हूं नरकटियागंज की इस गरीब आवाम का, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हमारी पर्दे के पीछे सोशल मीडिया पर भी बैठी हमारी पाकीज़ा मां और बहनों को मैं सलाम करता हूं। मेरे भाई, मेरा नाम डॉक्टर शमीनुल हक है और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक सिपाही हूं। मैं शहादत चाहता हूं कि आप हाथ उठा करके बताइए कि कितने लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जानते हैं। अलहमदुलिल्लाह सारे लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जानते हैं। ये इस बात की शहादत है कि आप जिंदा लोग हैं। मैं लोगों के बीच भाषण नहीं देता, मैं लोगों के बीच अपनी बात को नहीं रखता, इसलिए मैंने आपको शहादत दी है कि आप जिंदा लोग हैं। और साथ ही यही कहना चाहता हूं कि वो जो बांस के आसपास जो हमारे दलित के बच्चे और जो मुसलमान के बच्चे हेलीकॉप्टर देखने के लिए खड़े हैं, भाई चंद्रशेखर तुमको आया है हेलीकॉप्टर दिखाने नहीं, हेलीकॉप्टर में बैठाने वाला लीडर पैदा करने के लिए जरूरत है। आप आ जाओ, जीत में आ जाओ। मैं आ रहा था नरकटियागंज में, हम लोग चाय का दुकान पर थे, रास्ता पता करने के लिए एक आदमी ने कहा कि अच्छा वहां कौन आए? सर कौन पार्टी के लोग हैं आप? हमने कहा कि हम लोग तो ऑल इंडिया में से प्यादल निशानी के लोग हैं, लेकिन चंद्रशेखर आनंद जी का वहां मन प्रोग्राम है। तो कहा कि अच्छा हेलीकॉप्टर क्या है क्या? हमने कहा कि भाई तुम्हारे नेता हेलीकॉप्टर से आते हैं तो हमें तो नहीं होता, दलित का बच्चा हेलीकॉप्टर पे चल जा रहा है तो बीच रहे एक बारी माना अगर बिहार के हेलीकॉप्टर से गंगा है जिसके नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है तो हैरत की बात है। मेरे भाई, मैं मोतिहारी जिला से आया हूं, वहां तेजस्वी यादव जी का भाषण हुआ कि हमने तो हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। मीडिया वालों ने कहा, हमने कहा कि भाई हम लोग आइए लोग हम लोग ट्रैक्टर को हेलीकॉप्टर बना देते हैं। मुकेश सहनी जी एक प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे, वहां प्रचार करके बोलते हैं कि कोई बोलता ही है, स्टेज से अपने लोगों को धमकाते हैं। मेरे मीडिया के साथी भी हैं, हम लोग जो बहुत आवाज है, बैरिस्टर की आवाज है, और अलहमदुलिल्लाह जो हमारा भाई चंद्रशेखर आवाज आ रहा है वही वकील है। मुझे केस करने का खौफ नहीं है, जितने पहिए के मेरे पास होंगे मेरे नाम से पूरा लिखवा देगा, जितनी गोलियां तुम्हारे जिंदे के पास होगी मेरे सीने पर चढ़वा देना। लेकिन मेरे भाई, हक की बात करना और हक की बात बोलना हमेशा इत्यादि मुस्लिम का काम। वहां पर मैंने सुना कि कोई बोलता ही नहीं। मैंने कहा मीडिया के कोई साथी आए, कहीं तो मुकेश सहनी जी कहते हैं कि कोई बोलता ही नहीं। हम कहीं 10-11 नवंबर को जनता बोलते ही, 11 नवंबर दिन नहीं है, जनता देख करके बता देगी। मैं आया, मैंने देखा नरकटियागंज का समीकरण, एक गठबंधन जो पूरे बिहार में गठबंधन है, लेकिन यहां पे तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया इसके पीछे जाइएगा। एक शख्स जिसका नाम दीपक यादव है, उसने तलवार बांटने का काम किया है पूरी कौम के खिलाफ, पूरे लोगों के खिलाफ। उसको बाहुबली दीपक यादव कहा जाता है। और एक शख्स जो शासक पांडे जी है, वो धन के बनी है। उनका जो है हम लोग सुनते नहीं यहाँ कि मिलने जाइएगा तो बड़ा सा दरवाजा है जो खुलता नहीं है, गेट बना करके लोग बता देता है कि शासक जी नहीं है, दिल्ली है। अभी हम नहीं मिलेंगे, पटना मिलेंगे।
मेरे भाई एक आपका भी बेटा है जिसके पास न धन का बल है न दाही का बल है, लेकिन आपके बल से चुनाव लड़ रहा है। केवल छाप से इस चीज को याद रखिएगा। मैं सावधान करने आया हूं क्योंकि आप लोग दलित जाति के लोग हैं, आप लोग मुसलमान जाति के लोग हैं, आप लोग पिछड़े लोग हैं। बस आज 9 तारीख खत्म हो जाएगा और कल से जानते हैं क्या होगा। हम लोग घूमते हैं जब अपनी राजनीतिक सियासी सड़कों पर गलियों में, तो हम लोग जब कहते हैं कि भाई वहां दलित की बस्ती है, वहां पर हम लोग को आना है, हम लोगों को समझाना है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इधर समझाने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, एक आध 2 दिन पहले बटवा दिया जाएगा, सब हो जाएगा, ऐसा मैनेज हो जाते हैं। 1-2 दिन में ये लोग मैनेज हो जाते हैं। मेरे भाई याद रखिएगा, कल से पैसे का खेल चलेगा, रात भर पूरी रात चलेगी। लेकिन मेरे भाई मैं बार बार अपने भाषणों में भी ये कहता हूं कि पैसे लेकर के अगर एक औरत दिखती है तो सिर्फ एक घर बर्बाद होता है, लेकिन पैसे लेकर के अगर वोटर दिखता है तो आने वाली कई नस्लों की बर्बादी हो देता है। जब आपकी गलियों में, आपके घरों में, आपके दरवाजे पर ऐसे दलाल जो पैसे लेकर के आते हैं, उनको पकड़ के दौड़ने का काम करेंगे और प्रशासन को सूचना देने का काम करेंगे। मेरे भाई ये कल की रात अगर आपने बचा ली तो हमको आना नहीं पड़ेगा, हमको चंपारण से, हमको दिल्ली से, हमको यूपी से चल करके आपको समझाने नहीं आना पड़ेगा। आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके लिए सब्सिडेंट है, आपके हकों की लड़ाई के लिए सब्सिडेंट है, आपके इंसाफ की लड़ाई के लिए सब्सिडेंट है। मेरे भाई आपको अपना नेता, अपना कायद, अपना लीडर अपने बीच से चुन करके पैदा करना पड़ेगा। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समुंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुझे खुद करनी है, अब अमीर का लश्कर नहीं आने वाला। मेरे भाई हम लोग घूमते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं, आप भी तो पहले कभी किसी और पार्टी के सपोर्टर थे मेरे भाई। लेकिन आप हमको एक बात बताइए कि गांव में जो कोई औरत होती है जिसको बांझ कहा जाता है, बांझ उस औरत को कहा जाता है जिसकी अपनी औलाद नहीं होती। अगर वो औरत कोई बांझ है तो वो अपने पड़ोसी के बच्चे को प्यार करती है कि नहीं करती है? अगर उसके पड़ोस में कोई बच्चा नहीं हो तो वो बिल्ली और बकरी के भी बच्चे को प्यार करता है। औरत ममता की निशानी है, औरत के अंदर ममता भरी हुई है। लेकिन यहाँ आलिम भी हमारे सामने है, हमारे सर पे जिनके टोपी और दाढ़ी है वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बताएंगे कि जब उसके घर में अब उसकी अपनी औलाद पैदा हो जाए तो क्या किसी बिल्ली और बकरी के बच्चे को प्यार करेगी? किसी पड़ोसी के बच्चे को प्यार करेगी? ऐसा करना भी शरीयत ने इजाजत नहीं दिया है। मेरे भाई कल तक जब आपके बीच आपकी पार्टी नहीं थी, आपने कभी बिल्ली के भी बच्चे को प्यार किया, कभी बकरी के भी बच्चे को प्यार किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके बीच आपका शेर का बच्चा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आ गई है। हम किसी बिल्ली के बच्चे को प्यार नहीं कर सकते, हम किसी बकरी के बच्चे को प्यार नहीं करते, हम शेर के बच्चे को प्यार करते हैं जिसका नाम बनी असदुद्दीन ओवैसी। मेरे भाई हैरत की बात है, टोटल जमीन फरोश लोग हैं। हमारे एक चचा बता रहे हैं अभी राजद को छोड़ करके चुनी जमीन उनका जा किया, राजद को छोड़ करके आए हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसा थोड़ा है। देखिए देश के हालात को देखिए, आपको इन्हीं बातों में भटकाया गया होगा, रात भर में और भटकाया जाएगा। आप कहिएगा कि भैया इसी देश में चंपारण का नरकटियागंज विधानसभा भी है, इसी देश में नौतनवी विधानसभा है। हम पहले अपने विधानसभा को देख ले, मुल्क अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको किन जहरीली बातों में फंसने की जरूरत नहीं, आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं चूंकि तिरहुत का प्रभारी हूँ, मुझे भी पार्टी ने अपने सिंबल दिया था, लेकिन साजिश के तहत मेरे सिंबल को ही नहीं तमाम मुसलमानों के सिंबल को 12 नरकटिया विधानसभा में कैंसिल करा दिया गया। और बड़ी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे ड्यूटी दी कि आप ढाका जाइए, लेकिन जब आज रात इश्तियाक भाई का फोन आया तो उन्होंने बताया कि नहीं कमिश्नर साहब भी आने वाले हैं। मैंने सीधा फोन लगाया, फोन लगाने के बाद उन्होंने कहा कि बेशक मैं आने वाला था, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी एक आवाज जो विधानसभा में गूंजती है, हमारे रियासी सदर जनाब अख्तर इमाम साहब की बेखौफ और बेबाक आवाज, उस आवाज को रोकने के लिए न सिर्फ पूर्णिया से, न सिर्फ
किशनगंज से, न सिर्फ कटिहार से, बल्कि यूपी से भी भारत के आदमी बुलाए गए हैं। एक दलाल गवैया बनाया गया है, वो घूम घूम करके कहता है कि एमआईएम को वोट नहीं देना, एमआईएम के लोग भीड़ की बात करते हैं। अरे मैंने उसका भाषण सुना, वो कहता है कि बताइए एक मुसलमान होकर के कहां तक आप जो दूसरे मुसलमान को विरोध करते हैं, ये तो शरीयत भी नहीं करती है। बेशक मेरे भाई शरीयत ये भी नहीं कहती है, लेकिन शरीयत ये भी नहीं कहती है कि तुम किसी दूसरे मुसलमान को बिना जाने और बिना समझे भी उनका नकल दे दो, ये भी शरीयत इजाजत नहीं देती है। अरे भाइये, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस 9 साल की आसिफा के बलात्कार के आरोपी का समर्थन करने वाले लाल सिंह के लिए तुम वोट मांग रहे थे, उस वक्त तुम्हारी क्यादत कहां गई थी? तुम ढाका में आकर के कहते हो पिराना रंजीत से, असुद्दीन ओवैसी ने क्यों कर दिया? मैं बार बार ये अपना बात अपना कहता हूं कि मुझको हिंदू से गरज है, न मुसलमान से गरज। मुझको हिंदू से गरज है, न मुसलमान से गरज। एक इंसान हो, इंसान से मिला दो यारो, फर्क बाकी में रहेगी तारो खुला में गोली हो सके तुम से तो ये काम बना तो यारो। ये हमारे वरिष्ठ असुद्दीन ओवैसी साहब की सोच है, ये उनका संघर्ष है। और पिछले लोकसभा में भी हमने 8 प्रत्याशी दिए थे, 4 प्रत्याशी हमारे हिंदू भाई को दिया था और 4 प्रत्याशी हमने अपने मुसलमान प्रत्याशी दिए थे। हम लोग बराबरी की बात इसीलिए कहते हैं, हम लोग बाबा साहब के अपना संविधान को मानने वाले हैं, उनको अपने दिल में रखने वाले हैं, उनको दिल में उठाने वाले हैं। मेरे भाई काउंटिंग हो जाएगा, बल्कि मैं यूं कहूं कि काउंटिंग में नहीं, 11 तारीख के बाद जो लोग अपनी गलियों में आपके वोटों को बिखा रहे हैं, जो लोग आपको ये समझा रहे हैं कि राजद हमारी रहबर है, लालू का बेटा हमारा रहबर है, जिसने हमें चरमपंथी कहा वो हमारा रहबर हो ही नहीं सकता, जिसने हमको बी टीम का लक़ब दिया वो हमारा रहबर हो ही नहीं सकता। अगर गुलनाज की आवाज उठाने को बी टीम कहते हैं, अगर चंदू राम की मौत की आवाज उठाने को बी टीम कहते हैं, अगर शिवहर के जीतू राम की आवाज उठाने को भी टीम कहते हैं, अगर गोवरी की 12 नरगठिया के नाजमीन की मौत की आवाज उठाने को भी टीम कहते हैं, अगर छपरा के परवेज कुरैशी की मॉल लिंचिंग पर जानवर के गोश्त के नाम पर आवाज उठाने को भी टीम कहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बी टीम हूं और अपनी आने वाली नस्लों को भी कम करके जाऊंगा। इसी बी टीम का हिस्सा रहना, इस बी टीम के हिस्सा से बदलना नहीं। मेरे भाई ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, क्योंकि बड़े बड़े वक्ता हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण मैंने सुना, मेरे दिल को ये बात अपना छुई, लेकिन हमने देखा है कि हाँ, चंद्रशेखर भाई जो कहता है वही करता है। ये लालू का वो बेटा नहीं, जब वो कहता है कि अगर किसी मुसलमान पर आंच भी आई तो 5-5 यादव के लड़के रहेंगे। जब छपरा में मॉब लिंचिंग होती है परवेज कुरैशी की, मैं पूछता हूं छपरा जाकर के मन से, और लालू का बेटा वहां गायब रहता है कि जब 7 यादव के बच्चे का नाम इस मॉब लिंचिंग में आया तो तुम धर्म और जाति की परवाह न करके अगर मेरे साथ बैठ करके खड़े रहते तो मैं समझता कि तुम वाकई लालू प्रसाद यादव के बेटे हो। तुम कहते हो कि ये माई बहन का सम्मान योजना हम लोग बांटेंगे, हमारी बहनों को भटकाते हो, हमारी माओं को भटकाते हो कि हम लोग जब सरकार में आएंगे तो 25-2500 रुपया माई बहन सम्मान योजना देंगे। मैं तुम्हें ललकार करके कहता हूं कि सुन लो तेजस्वी यादव, मां बहनों का सम्मान बाद में देना, पहले अपनी भाभी को जिसको तुमने रात के अंधेरे में भूखे पेट घर से बाहर निकाल दिया, पहले उसको सम्मान देना सीखो। यकीनन ये भारत है और भारत में भाभी मां के समान होती है। जो शख्स अपनी भाभी को सम्मान नहीं दे सकता, यकीन जानिए वो अपनी मां बहनों को भी सम्मान नहीं दे सकता। ये भटकाने की बातें हैं। एक आपके पार्टी आएंगे जदयू और भाजपा के, वो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बन जाए, 10,000 पहले ले लेना, एडवांस में लिए 10,000 पहले ले लेना और 2 लाख के नोट में तुम फंसे रह जाना। एक और पार्टी बड़ी बड़ी वादा करके गई थी, जिसको पांडे जी की पार्टी हम लोग अपना कहते हैं, एटीएम कार्ड बना रहे थे और एक एक एटीएम कार्ड का 50-50 रुपया ले रहे थे। यकीन जानिए उस एटीएम कार्ड से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन उस एटीएम कार्ड को बनाने में उनके एटीएम कार्ड का वजन जरूर बढ़ गया है। वो पैसा किशोर पांडे और प्रशांत किशोर पांडे हम लोगों को जानते हैं। मेरे भाई कभी भटकिएगा नहीं, कभी
हटिएगा नहीं। आपकी जितनी संख्या है, यकीन जानिए आप अपने घर का एक एक वोट अगर हमारे भाई को, हमारे इश्तियाक भाई के हाथों में देने का काम जब करेंगे, ये लीडर आपका बन करके पैदा होगा, ये लीडर आपकी आवाज उठाएगा, ये लीडर 24/7 यानी 24 घंटा जब भी इसको फील करेंगे। मुझे इतने दूर से आने की जरूरत नहीं थी, मेरी ड्यूटी ढाका में लगी थी, मेरा भाई वहां से अपना खड़ा था। बड़ी कशमकश की लड़ाई आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन मैंने देखा कि मेरे आने से अगर 2-4-10 वोट भी मेरे इश्तियाक भाई का अगर पड़ जाता है तो आपके बीच से एक मजबूत क़यादत की आवाज, एक ईमानदार शख्स, मैं जानता हूं उस शख्स को पिछले कई सालों से जानता हूं, हालांकि ये दूसरी पार्टी में थे, मैं दूसरी पार्टी में था, लेकिन जब दिल से दिल मिल जाता है तो इससे बड़ा कदरबंधन कोई नहीं होता। आज पार्टी से पार्टी मिली है। आप देखते हैं कि पूरे संसद में एक आदमी जब संविधान को लेकर के जाता है और दूसरे आदमी जब नीले गमछे को लेकर के घूमता है तो कईयों की सांसें रुक जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को बैठने की जगह भी एक ही जगह मिलती है और वो एक मजबूत आवाज बनकर के पूरे देश के दलितों पर, मुसलमानों पर, गरीबों पर, अगरों पर भी अगर कोई जुल्म होता है तो उसकी बेबाक आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद रावण है। मेरे भाई, बस आपसे एक वादा लेकर के जाना चाहता हूं। मैं आपसे एक वादा लेकर के जाना चाहता हूं कि एक एक हाथ उठा करके बताइए कि अगर मेरी बातों का असर आप पर पड़ा है तो आप हमारे दोनों समर्थित उम्मीदवार के साथ हैं या नहीं है। एक एक हाथ को आपको कसम है कि अगर मेरी बात आपके सीने में उतरी है, आपके ज़हन में उतरी है, मैं यहाँ कोई जज्बाती बात करने नहीं आया हूँ, कोई यहाँ नारे लगाने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे नौजवानों में ये कहने आया हूँ कि बता दो इन धन बल वाले को, बता दो इन बाहु बल वाले को कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादा न समझ बुज़दिल, हमको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का, हमको खौफ कहा, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन में बगावत कर ली है। मेरे नौजवानों, मेरे लोगों, मेरी माँ और बहनों, आप लोग जितनी देर से, जितनी धूप से, जितने शिद्दत से यहाँ सुन रही हैं या आप लोग सुन रहे हैं, गवाही दीजिए कि क्या ये पैसे पर बुलाई गई भीड़ है? ये पैसे पर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये दिल की मोहब्बत की बुलाई गई भीड़ है। ये चंद्रशेखर आजाद रावण, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य की मोहब्बत पे बुलाई गई भीड़ है। मेरे भाई, वोट आएंगे जाएंगे, अल्लाह की जात पर यकीन रखिए, रिज़्क़ का ज़ामिन अल्लाह है। आपने 5 साल अपने हाथों के दम पर अपनी मजदूरी करके, अपनी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाला है। ये जो आज रात से दलाल आपके गलियों में घूमेंगे और 2-2 हजार के नोट पर आपके ईमान का सौदा करेंगे, आपके जमीर का सौदा करेंगे, वैसे दलालों से दूर रहिए और एक एक वोट अपने उस शख्स के हवाले कर दीजिए, उस शख्स के खाते में दे दीजिए जो आदमी धूप में, बारिश में, आग में, पानी में आपके हक के लिए, आपके इंसाफ के लिए खड़ा होता हो। ये आने वाले आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, ये आने वाले आपकी लड़ाई का सवाल है। क्या आपने देखा नहीं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिर्फ 6 सीटों की मांग की? आपने देखा नहीं कि पहले राजद वाले कहते हैं कि हमको चिट्ठी नहीं मिली, फिर हम लोग चिट्ठी के बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि सुनाई नहीं दिया हमको। क्या बोले? कोई ऑफिशियल हमको कोई बात ही नहीं हुई। फिर हमारे रियासी सदर ये ढोल और नगारा लेकर के उन बहरे के कानों की आवाजों को खोलने के लिए उसके दरवाजे पर आप जाते हैं। जिस टीम में मैं भी शामिल था, आपका बेटा ये डॉक्टर शमीमुल हक, आपका भाई ये डॉक्टर शमीमुल हक भी शामिल था, लेकिन यकीन जानिए इस घमंडी युवराज जिसको कहा जाता है, ये राजद के युवराज ने गेट टू गेट खिड़की तक नहीं खोली। और कुछ दिन पहले हमारे मीडिया के साथियों को कहा कि ये असल में चरमपंथी थे। पहले कहा कि हम तो इनसे मिलते रहते थे। अरे बाबू, महल में रहने वाले बाबू, एमआईएम बच्चों का खेल नहीं है, एमआईएम की सियासत बच्चों का खेल नहीं है। अरे
तुम्हारे अब्बा की भी औकात नहीं है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के एक एक सिपाही से बैठ करके लाइव डिबेट कर लो। अगर करना चाहते हो तो जगह बताना, मंच बताना, स्टेज बताना। अरे ओवैसी को छोड़ो, अरे तरमीमान को छोड़ो, ये प्रत्यक्षणीय हम तुमको पास करने दो, तुम्हारी औकात दिखाने के लिए काफी है। ये चंपारण का बेटा, ये चंपारण का शेर पूरे बिहार में कहीं पर जाना तुम्हारी औकात बताने के लिए काफी है। तुम हमें कहते हो चरमपंथी, अपने कौम की आवाज उठाने को क्या चरमपंथ कहा जाता है? मेरे भाई, आपके जिस्म में अगर एक हाथ नहीं हो आप मुंडा कहे जाएंगे, आपके अगर पैर नहीं हो आप लंगड़ा कहे जाएंगे, लेकिन आपके जिस्म पर अगर गर्दन नहीं हो तो आप मुर्दा के समान है। मेरे भाई, उसी तरह जिस कौम का लीडर नहीं होता, जिस कौम का लीडर नहीं होता वो कौम भी बिना सर के समान मुर्दा रहती है। आप अपना लीडर पकड़िए। कुछ लोग आपको समझाएंगे कि अरे नरकटियागंज कितने 33% में है भाई। अरे 33% में आप कैसे जीत जाइएगा बताइए हमको। आधा से ज्यादा राजद भागेगा, आधा से ज्यादा ये भागेगा। अरे उनको बता देना कि तुमने जंग बदर की कहानी नहीं पढ़ी, हम 1000 को 313 भारी थे। मेरे भाई, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आपने सियासत की है, आपने इस देश पर हुक्मरानी की है, आपने लाल किले की सियासत की है। भले लाल किला पे झंडा आज कोई अलग रंग का फहर रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप मुत्तहिद हो जाए, अपने हक के लिए जान जाए, तो वो दिन नहीं, दूर नहीं कि जब लाल किले के फसीले पर आपका झंडा फहरेगा, इस देश का झंडा आपके हाथों में रहेगा और इस देश की सियासत हमारे उम्र बैठ के करेंगे। हमारा कोई पुलिस का बेटा बैठ के करेगा, हमारा कोई मुसलमान का बेटा बैठ के करेगा। मुत्तहिद हो जाइए मेरे भाई, अभी वक्त है। आपके हालात जानते हैं कैसे हैं। आपने आसाम के जंगलों में हाथी को देखा होगा। आसाम के जंगलों में जब हाथी के बच्चे को पकड़ा जाता है तो उसके चारों पैर को बड़ी बड़ी मोटी डोरियों में बांध दिया जाता है और उसे नशे की सुई धीरे धीरे डोज बढ़ा करके दी जाती है। बाद में उस हाथी पर इतना नशा सवार हो जाता है, उस जंजीरों की इतनी गुलामी की आदत पड़ जाती है कि जब आपके गांव में देहात में वही हाथी का बच्चा आएगा में उतरने वाला